So, hello everyone, welcome to Lavania classes. The topic that we are going to cover today is Rawls law. Rawls law is one of the most important topic in the chapter solutions. So, it's one of the topic that consists of 3 to 4 marks in board examinations. वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं राउल्स लॉ की तरफ। राउल्स लॉ को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राउल्स लॉ का एप्लीकेशन आखिरकार होता किसमें। राउल्स लॉ जो है वो जनरली लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर अप्लाई होता है। जिस सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट लिक्विड है वो भी सॉल्वेंट रहना चाहिए, उन सॉल्यूशन के अंदर हम राउल्स लॉ को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, राउल्स लॉ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्म वेपर प्रेशर क्या होता है। सो वेपर प्रेशर इज द वेपर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड ओवर इट्स सरफेस। मतलब किसी लिक्विड का जो वेपर उसकी सरफेस के ऊपर बिल्डअप होता है, वो वेपर उसकी सरफेस के ऊपर ही जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। जो इसका नाम है वही इसका मतलब है, बहुत ही सिंपल टर्म है ये। अब क्या रहता है कि वेपर प्रेशर के बेसिस पर दो तरीके के लिक्विड हमारे रहते हैं, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। जिन लिक्विड्स का वेपर सफिशिएंट अमाउंट में फॉर्म होता है वो लिक्विड्स वॉलेटाइल लिक्विड कहलाते हैं। ऐसे लिक्विड्स की स्मेल हमें दूर से ही आ जाती है क्योंकि इनका वेपर लगातार बिल्डअप हो रहा होता है और इनका वेपर प्रेशर भी सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है। लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं, मैं वॉलेटाइल लिक्विड की बात करूं तो जैसे हमारा परफ्यूम्स जितने भी रहते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए वी गेट द स्मेल फ्रॉम डिस्टेंस। ठीक है, और भी काफ़ी एग्जांपल हैं जैसे कि हमारा ईथर रहा, क्लोरोफॉर्म रहा, ये सब वॉलेटाइल लिक्विड्स रहते हैं। बात करें नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स की तो वो लिक्विड्स जिनकी स्मेल हमें नहीं आती है दूर से, या फिर हम बोलें कि उनका वेपर बहुत ही कम फॉर्म होता है और उनका वेपर प्रेशर भी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं रखता है, ऐसे लिक्विड्स को हम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। तो राउल्स लॉ वॉलेटाइल लिक्विड्स के केस में यूज होता है। पहला जो हमें इसके अंदर केस पढ़ना है वो है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू लिक्विड्स। हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन फॉर्म करना चाह रहे हैं जिसके अंदर दो लिक्विड्स रहेंगे, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। और ये दोनों ही लिक्विड कैसे हैं, ये वॉलेटाइल नेचर रखते हैं, यानी दोनों के ही वेपर अच्छे से फॉर्म रहेंगे। मान लीजिए मेरा जो लिक्विड 1 है वो जब इंडिविजुअली अपनी जगह पर रखा हुआ था बीकर में, तो उसका वेपर प्रेशर था P1 नॉट। नॉट मीन्स ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। साथ ही साथ दूसरे बीकर में मैंने सेकेंड लिक्विड रखा था जो था लिक्विड नंबर 2, और उस लिक्विड का जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर मैंने मेजर किया वो निकल के आया P2 नॉट। यहाँ भी नॉट मीन्स ओरिजिनल। तो ये P1 नॉट एंड P2 नॉट वर द ओरिजिनल वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड 1 एंड 2। नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स दोस टू लिक्विड्स। उन दोनों लिक्विड्स का हमको एक सोल्यूशन क्रिएट करना है। जब वो दोनों लिक्विड मिलके सोल्यूशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो सोल्यूशन भी वॉलेटाइल होगा और उस वॉलेटाइल सोल्यूशन का भी एक वेपर प्रेशर रहेगा। राउल्स ने जानना चाहा कि वो जो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर था दोनों के सोल्यूशन का, उसमें 1 का कितना कंट्रीब्यूशन था और 2 का कितना कंट्रीब्यूशन था। यही है राउल्स लॉ का बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब क्या रहा, राउल्स ने एक जनरल ऑब्जर्वेशन लिया जो कि हम में से भी काफी लोग ले सकते थे अगर हम उस चीज को डीपली स्टडी करते। वो ऑब्जर्वेशन ये था कि आप उस सॉल्यूशन के अंदर 1 का, मान लीजिए 1 का जितना ज्यादा अमाउंट लेंगे 1 की वजह से आने वाला वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। सेम गोज फॉर द लिक्विड 2। मतलब कि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है उसके वहां पर प्रेजेंट अमाउंट के ऊपर। जितना ज़्यादा लिक्विड का अमाउंट रहेगा उसमें, जितना ज़्यादा लिक्विड का कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें, उतना ही ज़्यादा लिक्विड देगा वहाँ पर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते थे वर्बली, लेकिन उन्होंने एज अ स्टेटमेंट, एज अ न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन इसको फॉर्म करने की कोशिश की। और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो ये था कि फॉर अ सोल्यूशन ऑफ 2 volatile liquids, the partial vapor pressure of each component over the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution। यानी कि सोल्यूशन के अंदर उसका जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा मींस उसका जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा,
सॉल्यूशन के ऊपर उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन इनके बीच में उन्होंने थ्रू एक्सपेरिमेंट्स फाइंड किया। देखो कहीं भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक्सपेरिमेंट कराने के बाद, उनके ग्राफ्स को प्लॉट करने के बाद, फिर उनकी इक्वेशन देखी जाती है मैथमेटिकली, तब हमको जाके पता लगता है कि ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से वेरी कर रही हैं। एंड आफ्टर दैट जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आया, वो निकल के आया कि P1 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई 1 एंड P2 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई 2। दोनों के लिए एक एक एक्सप्रेशन हमारा निकल आया। देन जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया गया तो वहां पर जो कांस्टेंट हमें मिला वो मिला P1 नॉट। इंटरेस्टिंगली जो कांस्टेंट यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही थी वो उसके ओरिजिनल वेपर प्रेशर के बराबर ही थी। ओके, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा निकल के आता है वो आता है कि प्रेशर ऑफ 1 वुड बी इक्वल टू ओरिजिनल प्रेशर ऑफ 1 टाइम्स इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि मान लीजिए उसका मोल फ्रैक्शन वहां पर हाफ है, तो उसका वहां पर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन भी उसके ओरिजिनल प्रेशर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1/4 है तो उसके ओरिजिनल प्रेशर का 1/4 वो वहां पर कंट्रीब्यूशन देगा। तो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 रहती है, इसीलिए जो यहाँ पर आने वाला प्रेशर होगा सॉल्यूशन के अंदर वो भी हमेशा उसके ओरिजिनल प्रेशर से कम होगा। ये बात हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हमको दोनों के लिए एक एक इंडिविजुअल इक्वेशन मिल गई तो अगला काम जो हमें करना है वो है कि फाइंड करना है सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। अब हम जानते हैं कि जो टोटल प्रेशर है वो किन से मिलके बना है, प्रेशर contributed by the liquid 1 and pressure contributed by the liquid 2। जब हम इन्हीं दोनों इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस को ज्वाइन करते हैं तब हमें मिल जाता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और स्टेटमेंट क्या रहेगा, P total would be equal to P1 plus P2, नॉट P1 नॉट एंड P2 नॉट, सिर्फ P1 एंड P2, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनके सॉल्यूशन के अंदर के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स की। फिर हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो हमने ऊपर बनाई थी इंडिविजुअल की वाली, उनकी वैल्यूज पुट करनी है इस न्यू इक्वेशन में जो कि है टोटल वेपर प्रेशर की। अब जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, P total equals chi 1 P1 नॉट प्लस chi 2 P2 नॉट आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज। ये एक तरीके से माना जा सकता है कि इस लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन है, लेकिन फर्दर इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं जो कि है, हम जानते हैं कि chi 1 एंड chi 2 आर रिलेटेड, कि chi 1 प्लस chi 2 इक्वल टू 1, यानी कि chi 1 इक्वल्स टू 1 माइनस chi 2। और यही वैल्यू हम उस फॉर्मूला के अंदर अगर पुट कर दें तो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा 1 माइनस chi 2 टाइम्स P1 नॉट प्लस chi 2 टाइम्स P2 नॉट। यानी यहाँ से chi 1 का एलिमिनेशन कर दिया, एक और वेरिएबल इसमें से हट गया, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें सिर्फ दोनों में से एक का ही मोल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। थोड़ा फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे और फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट chi 2। ओके, नाउ हम क्या देख रहे हैं कि दो कंक्लूजन हमने यहाँ से निकाले कि जो वेपर प्रेशर है वो हम मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं, और एक बात और है कि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियरली वेरी करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। जो ग्राफ हमें दिया गया है वो ग्राफ इन तीनों ही फॉर्मूलेस को कंटेन करता है, यानी तीनों ही इक्वेशंस को ये इकलौता ग्राफ कंटेन करता है। इस ग्राफ में हम वेरी वेल देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वहां पर दोनों के ही मोल फ्रैक्शन को डिनोट कराया गया है chi 1 एंड chi 2। देखा जाए तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड chi 1 इज इक्वल टू 1 एंड chi 2 इज इक्वल टू 0, एंड ऑन द राइट हैंड साइड chi 1 इक्वल्स टू 0 एंड chi 2 इक्वल्स टू 1। यानी कि राइट टू लेफ्ट प्रोसीड करते हुए 1 का मोल फ्रैक्शन घट रहा है एंड 2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्योरली 1 लिक्विड है एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास प्योरली लिक्विड नंबर 2 है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं हम 1 का अमाउंट कम करते जा रहे हैं, 2 का अमाउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, और सभी के लिए हम
प्रेशर्स की वैल्यू प्लॉट करेंगे। कर्व नंबर फर्स्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 1 का मोल फ्रैक्शन घट रहा है वैसे वैसे उसकी वजह से प्रेशर घट रहा है। सिमिलरली जैसे जैसे 2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, कर्व नंबर 2 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 1 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है। ये हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं और ये आपको समझ भी आ रहा होगा कि 1 घटेगा, 1 का ग्राफ घटेगा, 2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, 2 का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। और एक चीज देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में क्योंकि प्योरली लिक्विड 2 है तो वेपर प्रेशर भी इक्वल है प्योरली P2 नॉट के, और लेफ्ट हैंड साइड में प्योरली लिक्विड 1 है तो वेपर प्रेशर भी इक्वल है प्योरली P1 नॉट के। अब इन्हीं दोनों कर्व्स का जब मैं सम अप करता हूं तो मुझे मिल जाता है तीसरा कर्व जो कि बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, वो है P टोटल का ग्राफ। मैं इनके y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ूं और उनको प्लॉट कर दूं तो मुझे ये लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ मिल जाएगा, तीसरा वाला। ओके। और इसमें मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि P2 का जो वेपर प्रेशर है, मतलब प्रेशर ऑफ सेकंड, इज मोर देन प्रेशर ऑफ फर्स्ट, इसीलिए ये ग्राफ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, क्योंकि मैंने कंसीडर किया है कि लिक्विड नंबर 2 हैज मोर वेपर प्रेशर देन लिक्विड नंबर 1, इसलिए 2 का अमाउंट बढ़ाने पर 1 का अमाउंट घट रहा है। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसलिए मैं इसको इतना देर तक बता रहा हूँ। अब हम एक दो और बात देख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 जो है, हम देख सकते हैं कि वो कुछ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन टाइप में है। मैथ स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे और बायो वाले भी समझ लें अच्छे से कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को डिनोट करती हैं, इन विच y हमारा है प्रेशर टोटल, यानी y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट जो डिनोट करेगा वो डिनोट करेगा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को, इक्वल्स टू एम एक्स, एक्स हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 है। ठीक है, वो उसी पर डिपेंड कर रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। m क्या है, स्लोप क्या है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक है, इसको आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि हमारा स्लोप क्या होता है, tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा इस थर्ड केस में हमें आराम से दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और बेस हमारा क्या है, बेस है 1, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x एक्सिस की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस पर हम 0 से 1 तक जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1। तो स्लोप कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाई 1, यानी यहाँ पर जो हमें स्लोप मिल रहा है इस इक्वेशन का वो मिल रहा है P2 नॉट माइनस P1 नॉट। वो हम फॉर्मूला में भी देख सकते हैं, ग्राफ में भी देख सकते हैं। और इंटरसेप्ट हमारा कितना है, P1 नॉट। आसानी से आपको दिख रहा है कि द प्लेस वेयर द ग्राफ इज कटिंग द y एक्सिस इज P1 नॉट। ये ग्राफ कहाँ पर काट रहा है y एक्सिस को, शुरुआत में ये काट रहा है उसको P1 नॉट पर। तो यहाँ से मुझे कोरिलेशन मिल रहा है ग्राफ और इक्वेशन के बीच में। लास्टली हम एक और चीज देखना चाहेंगे, वो है छोटी सी चीज है कि वेपर फेज के अंदर इनके मोल फ्रैक्शन आखिर कितने होंगे। वेपर फेज के अंदर अगर मैं देखूं तो मोल फ्रैक्शन होंगे हमारे y1 एंड y2 जो मैं डिनोट कर रहा हूं उनको, और इन्हें फाइंड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, टोटल प्रेशर के अंदर y1 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल प्रेशर में से 1 का प्रेशर कितना है और टोटल प्रेशर में से 2 का प्रेशर निकालने के लिए मैं उसमें y2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, जो कि है वेपर के अंदर 1 और 2 के मोल फ्रैक्शंस। ओके, तो हम यहाँ तक राउल्ट्स लॉ का बेसिक्स कवर कर चुके हैं, आगे चलते हैं। तो वन मोर थिंग टू स्टडी इज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब इस केस में हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा वन ऑफ द कंपोनेंट है वो सॉलिड है एंड वो एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, यानी कि उसका भी वेपर नहीं बनता है। वॉलेटाइल सॉलिड का आपने एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, जो कि है कपूर या नेपथलीन बॉल्स। ये वॉलेटाइल रहती हैं, लेकिन हम इसमें नमक डालते हैं जो कि एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, तो वो क्या असर करेगा उस लिक्विड के वेपर प्रेशर के ऊपर।
मैं आपको थ्योरेटिकली अगर एक्सप्लेन करूं तो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर मैं एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दूंगा तो वो जो सल्यूट है वो उसकी सरफेस के कुछ पार्ट को कवर अप कर लेगा, और वो जो पार्ट अब कवर हो चुका है वहां से फर्दर कोई वेपर फॉर्म नहीं हो पाएगा। यानी कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है उसमें क्या आ जाएगा, उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, किस वजह से डिक्रीमेंट आएगा, क्योंकि सरफेस का कुछ पार्ट सॉल्यूट के पार्टिकल्स से ढक चुका है। ठीक है, अब इस बात को न्यूमेरिकली समझने के लिए हमें राउल्ट्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है। क्या रहता है कि राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले में P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये हमारा एक्सप्रेशन रहता है। अब मैं मान लूं कि जो सेकंड वाला कंपोनेंट है वो एक सॉलिड हो चुका है, तो जो P2 नॉट की वैल्यू है जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वो एक नॉन वोलेटाइल पार्ट है। इसीलिए जो सिर्फ एक्सप्रेशन में बचेगा वो कौन सा पार्ट बचेगा, P1 नॉट x1, यानी कि यहाँ पर एक कंपोनेंट हट ही गया है। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि ऑब्वियसली वेपर प्रेशर के अंदर डिक्रीमेंट आया है। और इसको कैसे देख सकते हैं कि ओरिजिनल जो लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर था वो था P1 नॉट, लेकिन अब जो उसकी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो चुका है P टोटल, वो हो चुका है P1 नॉट x1। और क्योंकि x1 की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 रहती है, तो प्रेशर टोटल भी P1 नॉट से कम वैल्यू रखेगा। इसीलिए ये बात हम जान सकते हैं कि जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी लिक्विड के अंदर तो वो उसके ओरिजिनल वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। एंड दैट्स ऑल। इसका ग्राफ एक बार देख लीजिए। हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को और इसको वेपर प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया है। आप देख सकते हो कि इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड 0 to 1 इंक्रीमेंट हुआ, और वेपर प्रेशर जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, जैसे जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, वो ग्राफ ज़्यादा ऑन टू द पॉइंट रहता है यहाँ पर कि जैसे जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीमेंट करता जाएगा, उसमें डिक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर और दी गई है, वो ये दी गई है कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ। इसमें ये बताया गया है कि जो राउल्ट्स लॉ है और जो हेनरी लॉ है उसके अंदर जो दोनों के फॉर्मूलाज हैं वो नियरली सेम रहते हैं। राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है P1 इक्वल्स टू चाई1 P1 नॉट, और जो हेनरी लॉ का फॉर्मूला है वो है P इक्वल्स टू KH चाई। यानी यहाँ पर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों के अंदर आ रहे हैं, सिर्फ जो पार्ट अलग है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक इक्वेशन में कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये जो दोनों रिलेशन है वो नियरली सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों में ही जो वॉलेटाइल कंपोनेंट का प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो डिपेंड कर रहा है उसके मोल फ्रैक्शन पे। इसीलिए ये दोनों फॉर्मूलाज एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, और हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस ही माना जा सकता है राउल्ट्स लॉ को, जिसके अंदर सिर्फ दोनों ही कंपोनेंट हमारे लिक्विड हो जाते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को प्योरली अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टे ट्यून टू द चैनल, और वीडियो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आई अप्रिशिएट यू, और आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है अच्छे से ताकि आप इसने हार्ड पेंडेमिक के टाइम में भी अच्छे ग्रेड सिक्योर करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।